Hello everyone, welcome to High Octane Academy and this is the third lecture in the series of permutation and combination. So इससे पहले जो दो सीरीज हुई थी वहाँ हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ फंडामेंटल्स देखे थे, जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और कुछ बेसिक फंडामेंटल्स लाइक फैक्टोरियल एंड व्हाट इज परम्यूटेशन एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन. सो इस क्लास में हम लोग सर्कुलर परम्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि लीनियर और सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या डिफरेंस होता है. सो सर्कुलर परम्यूटेशन मतलब क्या होता है कि अरेंजमेंट सर्कल के अराउंड करना, मतलब किसी भी चीज को सर्कुलर फैशन में अरेंज करना. सो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर परम्यूटेशन. और लीनियर परम्यूटेशन मतलब किसी को भी लीनियर रोज में अरेंज करना. सो जैसे यहाँ पे इस स्लाइड में नीचे डायग्राम बने हुए हैं दोनों के. ये जो ब्लू कलर की रो बन रखी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो देयर आर 4 पीपल्स हु आर बीइंग अरेंज्ड इन अ रो. सो ये जो ब्लू वाला जैसे अरेंजमेंट जो बने हुए हैं लाइंस पे, सो इनको बोलते हैं लीनियर परम्यूटेशन, मतलब जहाँ पे हम लाइंस में अरेंज करते हैं, रोज में अरेंज करते हैं बेसिकली. अगर इन्हीं चार लोगों को अगर हम सर्कुलर फैशन में अरेंज करें, सो जैसे ये सर्कल के अराउंड ए बी सी डी करके ये कुछ अरेंजमेंट बन रखे हैं, सो इन अरेंजमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर परम्यूटेशन. अब लीनियर परम्यूटेशन तो इजी होता है क्योंकि अगर आपको n लोगों को अरेंज करना होता है तो आपके पास कितने तरीके होते हैं अरेंज करने के, n फैक्टोरियल. सो ये हमने फैक्टोरियल की डेफिनेशन में पढ़ा था अपने सेकंड सेशन ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के. बट सर्कुलर परम्यूटेशन में ये फॉर्मूलाज चेंज हो जाते हैं. सो ये फॉर्मूलाज क्या होते हैं, जो द फर्स्ट फॉर्मूला है दैट नंबर ऑफ वेज of arranging n things in circular arrangement where clockwise and anti-clockwise are different. मतलब अगर आप n चीज़ों को अरेंज करना चाहते हैं सर्कुलर फैशन में और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट डिफरेंट है, सो उस केस में आंसर होगा n माइनस वन फैक्टोरियल. और अगर जिस केस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम होते हैं, सो वहां पे आंसर होता है n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल. सो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज अरेंजमेंट मतलब अगर आप सर्कल में क्लॉक की जो हैंड्स होते हैं वो जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, अगर आप उस डायरेक्शन में देखो तो जैसे ये फर्स्ट अरेंजमेंट जो बना हुआ है, अगर यहाँ पे मैं क्लॉकवाइज देखूं तो मुझे क्या दिखेगा, सी से अगर मैं क्लॉकवाइज देखूं तो सी बी ए डी. और अगर यहाँ पे मैं एंटी क्लॉकवाइज देखूं तो सी डी ए बी. सो ये मतलब होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का. सो अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम होते हैं, सो आंसर होता है n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल. अगर डिफरेंट होता है तो n माइनस वन इंटू वन फैक्टोरियल. अब ये फॉर्मूलाज के पीछे क्या लॉजिक होता है, ये किस तरह से ऑब्टेन होते हैं, सो लेट अस डिस्कस दैट नाउ. सो वी विल फर्स्ट डिस्कस विद द लीनियर परम्यूटेशन. सो एज वी नो दैट लीनियर परम्यूटेशन के लिए तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं लीनियर अरेंजमेंट्स यानी लीनियर परम्यूटेशंस. सो लीनियर अरेंजमेंट्स के लिए क्या तरीका होता है, सो जैसे लेट अस मेक फोर प्लेसेस. हम कंसीडर करते हैं कि हमें चार लोगों को अरेंज करना है, ठीक है, और वो चार लोग कौन है, ए बी सी डी. इन चारों को हमें लीनियर फैशन में अरेंज करना है. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पर्सन से. तो मान लेते हैं फर्स्ट पर्सन ए है. सो ए के लिए कितनी प्लेसेस हैं यहाँ पे, ए कितनी प्लेसेस पे बैठ सकता है, ए इन चारों में से किसी भी प्लेस पे बैठ सकता है. ए यहाँ भी बैठ सकता है, ए यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है और यहाँ भी बैठ सकता है. और ए अगर इन चारों में से जिस जिस प्लेस पे बैठेगा तो वहां वहां उसका एक अलग अरेंजमेंट हो जाएगा, वो एक अलग अरेंजमेंट को ओरिजिनेट कर देगा इस तरह से. सो जैसे फर्स्ट अरेंजमेंट में ए जो है फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड अरेंजमेंट में ए सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड अरेंजमेंट में ए थर्ड पोजीशन पे है और फोर्थ अरेंजमेंट में ए आपका फोर्थ पोजीशन पे है. मतलब फर्स्ट अरेंजमेंट में ए के आगे तीन लोग हो गए, ए के राइट में. सेकंड अरेंजमेंट में ए के लेफ्ट में एक बंदा होगा और ए के राइट में दो लोग होंगे. थर्ड में ए के लेफ्ट में दो लोग होंगे, ए के राइट में एक बंदा होगा और फोर्थ अरेंजमेंट में ए के लेफ्ट में तीन लोग होंगे. सो इसी तरह इसलिए ए के अलग अलग पोजीशन के लिए ये अलग अलग अरेंजमेंट्स होते हैं. तो इसलिए ए के लिए कितने डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, सो देयर आर फोर पॉसिबिलिटीज. मतलब ए चार तरीके से बैठ सकता है और चारों बार वो अलग अरेंजमेंट बनाएगा. अब कंसीडर करते हैं बी के लिए. तो जिस प्लेस पे अब ए बैठ गया उस प्लेस पे बी नहीं बैठ सकता.
सो इसलिए बी के लिए कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे? 3 अरेंजमेंट। मतलब बी आपके 3 पॉसिबल वेज से बैठ सकता है डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट के लिए। मतलब बी या तो यहाँ बैठ सकता है, बी आपका यहाँ भी बैठ सकता है, बी यहाँ भी बैठ सकता है, और वो इन सारे के सारे अरेंजमेंट्स में भी एप्लीकेबल है। मतलब बी के लिए हर अरेंजमेंट में 3 पॉसिबिलिटीज ही हैं। इसी तरह आप देखते हैं सी के लिए, तो सी के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी? अब 2 पॉसिबिलिटी, क्योंकि जिस प्लेस पे बी और ए आ गए उस प्लेस पे अब सी नहीं आ सकता। तो 4 में से सी के लिए 2 ही पॉसिबिलिटीज बचेंगी। डी के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज बचेंगी? 1 पॉसिबिलिटी बचेगी। अब क्योंकि इन चारों को बिठाना यहाँ पे एसेंशियल है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ही यही है दैट वी हैव टू अरेंज ऑल द 4 पीपल इन दिस रो। सो जब भी ऐसा होता है दैट व्हेन सब कैटेगरीज और all of the things they needs to be essentially completed in order to complete the main task। मतलब हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में ये पढ़ा था, अगर किसी टास्क के बहुत सारे सब कैटेगरीज हैं और अगर हर एक का होना जरूरी होता है, सो वहां हम क्या लगाते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पे हर एक का बैठना जरूरी है, इसलिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स के लिए। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स यहाँ कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो जाएंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो वो कितना होता है? 4 फैक्टोरियल। सो यहाँ पे हमने देखा कि इसका मतलब 4 लोग थे तो आंसर कितना आया? 4 फैक्टोरियल। सो इसी तरह से n पीपल होंगे तो उसके लिए कितने अरेंजमेंट्स आ जाते हैं? n फैक्टोरियल। ये सेम लॉजिक लगा के। तो इसलिए लीनियर अरेंजमेंट्स में हमेशा if we have to arrange n people then the total number of arrangement it will be n factorial। सो ये होता है लीनियर अरेंजमेंट का केस। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट का। सो सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए क्या होता है यहाँ पे? सो सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए जैसे सबसे पहले हम सेम एग्जांपल कंसीडर करेंगे। सो लेट अस कंसीडर देयर आर 4 पीपल जो लीनियर अरेंजमेंट में थे ए बी सी डी। इन्हीं चारों को हमें सर्कुलर फैशन में अरेंज करना है। सो अब अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ जिसमें 4 प्लेसेस हैं, क्योंकि हमें 4 लोगों को बैठाना है, तो हम थोड़े और सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बनानी होती हैं। सो इस वजह से तो अब ए आपका, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पर्सन से। मतलब ए के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है? तो ए आपका इस प्लेस पे बैठे या इस प्लेस पे बैठे या इस प्लेस पे या फिर इस प्लेस पे। तो इन चारों प्लेस पे ए जब बैठता है तो उसके लिए जितने भी अरेंजमेंट बनते हैं वो सब सेम ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप ए को मान लो। अब ए अगर अपने सामने देखेगा तो उसको क्या दिखेंगे? 3 वैकेंट स्पेस दिखेंगे यहाँ पे। मतलब 3 खाली अरेंजमेंट दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई बैठा नहीं है तो 3 खाली प्लेसेस दिखेंगे। सिमिलरली इस वाले डायग्राम में भी ए के आगे 3 खाली प्लेसेस उसे दिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी ए को अपने आगे 3 खाली प्लेसेस दिखेंगी और सेम यहाँ पर भी ऐसा ही दिखेगा। सो मतलब ये चारों अरेंजमेंट एक तरीके से सेम ही है ए के लिए। सो इसका मतलब ए के लिए कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हुए टोटल मिला के? एक अरेंजमेंट। भले ही वो 4 प्लेस पे बैठ सकता है बट चारों प्लेस से अरेंजमेंट सेम ही हुआ। सो इसलिए हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट ए के लिए कितने ले लेंगे? 1। मतलब ए सिर्फ एक पॉसिबल वे से ही बैठ सकता है, चाहे वो कहीं पे भी बैठ जाए अरेंजमेंट वो सेम ही देगा। अब इसलिए देखते हैं बी के लिए। तो अब जिस प्लेस पे ए आ गया बी उस प्लेस पे नहीं आ सकता, लेकिन बाकी कहीं भी आ सकता है। बी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। इसी तरह से बाकी डायग्राम्स में भी। बट बाकी डायग्राम्स में सेम अरेंजमेंट होगा तो इसलिए हम बाकी डायग्राम से हम ए को हटा देते हैं क्योंकि वो सेम ही बात है। सो ये हमने बाकी डायग्राम से ए को हटा दिया क्योंकि ए को कहीं भी बैठाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अरेंजमेंट सेम आते हैं। सो अब बी के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? 3 पॉसिबिलिटीज। सी के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? 2 पॉसिबिलिटीज। डी के लिए कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 1 पॉसिबिलिटी। क्योंकि जो जो पर्सन जो जो सीट ऑक्यूपाई होती जा रही है तो वो सीट कोई और पर्सन ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। सो इसका मतलब ये टोटल अगर नंबर ऑफ वेज निकालें अब तो कितना टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकलेंगे? 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो ये एक तरीके से 3 इंटू 2 इंटू 1 ही है एंड दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। तो यानी यहाँ से हमने क्या देखा कि जब हमारे पास 4 लोग थे तो अरेंजमेंट कितने आए? सर्कुलर अरेंजमेंट आए 3 फैक्टोरियल यानी कि 4 - 1 फैक्टोरियल।
सो ये हम जनरलाइज कर सकते हैं इसको कि जब भी हमारे पास n पीपल होते हैं या n डिस्टिंक्ट थिंग्स होती हैं जिनको हमें सर्कुलर फैशन में अरेंज करना होता है, जहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट होते हैं, सो उस केस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होते हैं, n-1 फैक्टोरियल। अब ये अरेंजमेंट बनते कौन कौन से हैं, सो ये डिस्कस करते हैं। सो इसको डिस्कस करने के लिए हम वापस से जो हमें चीज़ें नहीं चाहिए वो रब कर देते हैं। सो हमें याद रखना है कि हमारा इस केस के लिए आंसर कितना आया था, इस केस के लिए हमारा आंसर आया था 3 फैक्टोरियल। इतने अरेंजमेंट्स आए थे यानी कि 6। सो हमें अब ड्रॉ करके देखने हैं कि हमारे 6 कौन से अरेंजमेंट्स बन रहे हैं। तो शुरू करते हैं। ए को किसी भी पोजीशन पे हम फिक्स कर सकते हैं, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे फिक्स करते हैं ए को हम चारों में से कहीं भी फिक्स कर सकते हैं, बट अरेंजमेंट सेम ही बनेंगे वो। सो ए को मान लिया हमने यहाँ फिक्स कर दिया। अब अगर हमने ए को यहाँ फिक्स कर दिया तो बी के लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ है। तो बी या तो यहाँ बैठ सकता है, या फिर बी आपका इस प्लेस पे भी आ सकता है, या फिर बी आपका इस प्लेस पे भी आ सकता है। इस डायग्राम को हम रब कर देते हैं, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। अब हमने बी को भी हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया, बी को भी हमने यहाँ पे बैठा दिया। अच्छा, ए को यहाँ पे हमें बैठाना पड़ेगा वापस से, क्योंकि ए की पोजीशन फिक्स है तो तीनों डायग्राम में फिक्स रहेगी। सो इसी डायग्राम में ए आपका यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो ये उसकी पॉसिबिलिटीज़ है 3। अब सी के लिए आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो इस डायग्राम में सी यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ भी आ सकता है। तो यानी कि 2 डायग्राम तो इसके बनेंगे, तो 2 डायग्राम इसके बनेंगे। कौन कौन से वो बना लेते हैं। तो ए पोजीशन फिक्स हो गई, बी पोजीशन फिक्स हो गई यहाँ पे। सिमिलरली ए पोजीशन यहाँ फिक्स है, बी पोजीशन यहाँ फिक्स है। सी की पोजीशन बस हमें वेरी करनी है। सो सी की पोजीशन मान लेते हैं एक यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे आ सकता है। इसी तरह से 2 डायग्राम इसके बनेंगे, तो वो 2 अरेंजमेंट्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो एक यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। दोनों डायग्राम में ये चीज़ फिक्स होगी, क्योंकि हम सेकेंड डायग्राम में ये दोनों प्लेसेस अब फिक्स कर रहे हैं। तो अब सी यहाँ पे या तो यहाँ पे आ सकता है सी, या फिर सी यहाँ पे आ सकता है। अब उसके बाद इसी तरह से 2 डायग्राम यहाँ पे बनेंगे इसके। तो ए यहाँ पे हो गया इस केस में बी यहाँ है, और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ बनेगी, ए यहाँ बी यहाँ। बस हमें सी को वेरी करना है। तो सी इस केस में 2 तरीके से बैठ सकता है, या तो यहाँ या फिर यहाँ। अब ऑब्वियसली बची हुई प्लेस पे डी ही बैठेगा, तो हर आप डायग्राम में बची हुई प्लेस पे डी को फिक्स कर दो। सो ये जो अरेंजमेंट्स है ये सारे वही अरेंजमेंट है जो पॉसिबल है इन चारों लोगों के लिए। सो ये हमारे अरेंजमेंट्स वो आ गए जो कि इन चारों लोगों के लिए पॉसिबल है। सो ये कितने अरेंजमेंट है, 1 2 3 4 5 6। सो ये फाइनली कितने अरेंजमेंट्स आ गए, 6 अरेंजमेंट आ गए, जो कि हमारा ओरिजिनल फॉर्मूले से भी वही कैलकुलेट हुआ था। सो इस तरह से हम सर्कुलर अरेंजमेंट को सॉल्व करते हैं। सो ये उसके पीछे का पूरा लॉजिक होता है कि क्यों ये फॉर्मूलेज आते हैं, ये जो फॉर्मूलेज हमने पढ़े। अब सर्कुलर और ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर सेम होगा, तो जैसे अगर हम माने किसी कोई ऐसा केस आ जाए हमारे पास जहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम हो, तो बेसिकली ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब हमारे पास ये सिमेट्रिकल कंपोनेंट होंगे। जैसे कि नेकलेस की बीड्स, तो नेकलेस की बीड्स जो होती हैं, तो नेकलेस जो होता है वो फ्लिप भी हो सकता है। सो जो अरेंजमेंट आपका फ्लिप हो सकता है और उसके अंदर आपकी सिमेट्रिकल बीड्स होती हैं, सो उस केस में हम ये मानते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम होगा। सो वो हम आगे अभी डिस्कस करते हैं जब हम नेकलेस प्रॉब्लम करेंगे। सो ये हमें अभी के लिए ये कंसीडर करना है कि जब भी सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स होंगे और फ्लिप हो सकता है अरेंजमेंट, तो उस केस में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम आएगा। वो कैसे आएगा वो अभी देखते हैं, बट उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल हो जाता है, क्योंकि फिर 2 अरेंजमेंट सेम ही होती हैं। जैसे ए बी डी सी, एक ये अरेंजमेंट और एक इसका एंटी क्लॉकवाइज ये, तो ये दोनों बेसिकली सेम है। इसी तरह से ए बी सी डी ये वाला अरेंजमेंट और इसका एंटी क्लॉकवाइज, तो ए बी सी डी ये दोनों सेम होंगे। इसी तरह से ए डी बी सी ये वाला अरेंजमेंट और इसका एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों सेम होंगे।
सो इसीलिए हर इसमें अरेंजमेंट कितने हो गए, अब टोटल 3 अरेंजमेंट हो गए अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है तो, क्योंकि इन दोनों को हम फिर 2 बार काउंट नहीं करेंगे, एक ही बार काउंट करेंगे क्योंकि ये सेम है, ये वाला और ये वाला, ये बेसिकली एक जहाँ राइट राइट लगा हुआ है। सो ये टिक वाले अरेंजमेंट सेम है, सो इन दोनों को हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे, एक ही बार काउंट करेंगे। सो इसलिए ये कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है, ओरिजिनल जितने भी हमारे बने थे डिफरेंट कंसीडर करके उसका हाफ हो जाता है हमेशा। सो इसलिए इस वाले फॉर्मूले में ये नीचे 2 फैक्टोरियल आया हुआ है, तो 2 फैक्टोरियल बेसिकली 2 ही होता है। सो यानी जितना हमारा पुराने वाले अरेंजमेंट आए थे n-1 फैक्टोरियल जो हमने डिफरेंट कंसीडर करके निकाले थे, उसमें जस्ट हमें 2 से डिवाइड करना होता है, तो हमारे वो सेम वाला अरेंजमेंट आ जाता है जहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम होता है। सो ये था इन फॉर्मूलाज का डिस्कशन। अब आगे हमें कुछ और फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, वो है ये फॉर्मूलाज कि जहाँ पे हमने जैसे परम्यूटेशन में पढ़ा था कि अगर हमें सिर्फ n पीपल हैं और n के n पीपल को अगर हमें अरेंज करना है तो वो पूरा n फैक्टोरियल होता है। बट अगर हमें आउट ऑफ n, मतलब सारे अब हमें अरेंज नहीं करने, उनमें से कुछ लोग ही अरेंज करने हैं, जैसे n में से r लोग अरेंज करने हैं। सो हमने सेकेंड सेशन में पढ़ा था कि उसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, NPR। सो इसी तरह से हमें सर्कुलर परम्यूटेशन के लिए भी वो फॉर्मूला निकालना होता है कि अगर हमें n में से r लोग अगर हमें अरेंज करने होते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला बन सकता है दोनों कंडीशन के लिए। सो वो हम निकालते हैं। सो इसका डेरिवेशन करते हैं कि ये कैसे आया होगा। ये हम फॉर्मूला इस बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। सो जैसे अब हमें क्या करना है, हमारे पास n चीज़ें हैं और इन n में से हमको r चीज़ों को अरेंज करना है। तो अब हमें पता है, सबसे पहले हम n में से r चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने सेलेक्ट कर ली। सिलेक्शन के लिए हमेशा हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अब ये r चीज़ों को सर्कुलर परमुटेशन, मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट इनका करना है। तो जब n चीज़ें होती हैं तो सर्कुलर अरेंजमेंट कितने होते हैं, n-1 फैक्टोरियल। और जब r चीज़ें होंगी तो कितना हो जाएगा इसी तरह से अरेंजमेंट, r-1 फैक्टोरियल। ये बीच में मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है और अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीज़ें जब इंपॉर्टेंट होती है तो हमेशा बीच में क्या लगता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगता है। सो ये हुआ हमारा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जब हमें n में से r चीज़ों को अरेंज करना होता है सर्कुलरली, इन सर्कुलर फैशन। इसको थोड़ा सा और अभी ओपन करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं NCR इंटू r-1 फैक्टोरियल। अब इसको मैं इंटू r कर देता हूँ और नीचे भी इंटू r कर देता हूँ, मतलब r से मैंने डिवाइड किया और r से ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सो फाइनली ये कितना हो जाएगा, NCR इंटू r-1। इसको मैंने थोड़ा सा सीधा करके लिख लिया ताकि हमें एक फॉर्मूला देखना है यहाँ पे। अब हमें पता है कि r इंटू r-1 फैक्टोरियल ये कितना होता है, ये बेसिकली r फैक्टोरियल ही होता है और अपॉन में r एज इट इज बच जाएगा। ऑल्सो हमने ये पढ़ा है कि NCR इंटू r फैक्टोरियल वो कितना होता है, NPR होता है। सो ये फाइनली ये फॉर्मूला आ गया फर्स्ट वाली सिचुएशन का। सो ये r इंटू r-1 फैक्टोरियल, ये r फैक्टोरियल होता है। ये आई होप आप सबको पता होगा, जैसे 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। अब अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूँ तो ये कितना बन जाएगा, 4 फैक्टोरियल। सो इसलिए अगर हम किसी भी फैक्टोरियल को उससे एक ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो फैक्टोरियल भी एक ज़्यादा नंबर वाले के ऊपर आ जाता है। जैसे यहाँ पे r-1 फैक्टोरियल था, मैंने इससे एक ज़्यादा नंबर को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि r जो है r-1 से एक ज़्यादा है। सो r जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया इससे तो ये दोनों मिला के क्या बन गए, r फैक्टोरियल बन गए यहाँ पे। फिर हमने फॉर्मूला लगाया कि NCR इंटू r फैक्टोरियल कितना होता है, NPR होता है और ये डिवाइडेड बाय r एज यूजुअल यहाँ पे रहेगा। सो ये इस तरह से हमारा फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। अब सेकंड फॉर्मूला कैसे आएगा, हमें पता है जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम होते हैं तो अरेंजमेंट बस हाफ हो जाते हैं। सो ये जो हमारा आंसर आया है इसको बस हमें हाफ करना है। सो ये फॉर्मूला आ जाएगा फॉर सेकंड सिचुएशन। So this is about the circular permutation and its formulas. Now let us discuss the problem for necklace.
सो जैसे यहाँ पे नेकलेस के लिए सबसे पहले नेकलेस का हम कंसेप्ट पढ़ लेते हैं कि बेसिकली इसमें होता क्या है। सो नेकलेस में आप सबको पता है नेकलेस सर्कुलर शेप का होता है जिसमें बहुत सारे बीड्स होते हैं। कलरफुल बीड्स भी हो सकते हैं, सेम कलर के भी हो सकते हैं। तो अगर सेम कलर के बीड्स हैं तो अरेंजमेंट करने का मतलब कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि उस केस में एक ही अरेंजमेंट बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक ऐसा हार है जिसमें सारे सफ़ेद मोती हैं। सो आप उसको अरेंज कैसे भी कर लो, सफ़ेद मोतियों को कहीं भी घुमा लो, तो आपका सेम अरेंजमेंट ही बनेगा, क्योंकि वो एकदम ही आइडेंटिकल है। तो उसमें अरेंजमेंट कभी बदलेगा ही नहीं, तो आपके हमेशा एक ही अरेंजमेंट रहेगा ऐसे केस में। बट अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा नेकलेस है जहाँ पे हमारे पास सिमेट्रिकल मोती हैं, मतलब राउंड शेप में हमारे पास पर्ल्स हैं, लेकिन वो सारे डिफरेंट कलर के हैं। जैसे रेड ग्रीन ग्रीन रेड, ये जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। सो मान लीजिए ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं। सो अब जब भी हम नेकलेस में बीड्स को अरेंज करते हैं तो उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा सेम होता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे हम एक ये छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए ये रेड है, ग्रीन है और ये रेड है, तो इसका एक एंटी क्लॉकवाइज क्या बनेगा? रेड ग्रीन ग्रीन रेड। अब ये दोनों सेम क्यों है? ये दोनों सेम इसलिए हैं कि अगर आप फर्स्ट वाले को फ्लिप करोगे, मतलब फर्स्ट वाले को आप ऐसे पलटा दोगे, ऐसे इसको फ्लिप कर दोगे, तो आपका वापस से अरेंजमेंट क्या आ जाएगा? आर आर जी और जी, ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू सेकेंड। सो इसका मतलब इसको फ्लिप करने से मेरा सेकंड अरेंजमेंट जो है वो बन रहा है। तो जब भी ऐसा होता है कि हम अरेंजमेंट को फ्लिप करें तो हमारा दूसरा जो अरेंजमेंट बन रहा है वो आ जाए, तो वो दो अरेंजमेंट जो होते हैं वो दो अरेंजमेंट हमेशा सेम होते हैं। सो नेकलेस में हमें हमेशा यही कंसीडर करना होता है कि अगर हमारे नेकलेस में सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं या सिमेट्रिकल बीड्स कह दो, ये सिमेट्रिकल बीड्स हैं जिनका कलर डिफरेंट है, सो उस केस में हम क्या है, नेकलेस को फ्लिप कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि नेकलेस हमारा फ्लिप हो सकता है, क्योंकि हम नेकलेस को उल्टा करके भी पहन सकते हैं। सो अगर जब हमारा नेकलेस फ्लिप हो सकता है तो फ्लिप करके इसमें क्या होता है, जो भी हमारा अरेंजमेंट आएगा, डिफरेंट अरेंजमेंट जो भी आएगा, उसका बेसिकली काउंटर पार्ट ही आएगा। जैसे अगर ये क्लॉकवाइज है तो इसका इक्वलेंट एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आ जाएगा इसको फ्लिप करने से। सो वो दोनों हमेशा सेम होते हैं। यानी कि हमें हमेशा ये कंसीडर करना है कि जब भी नेकलेस वाला एग्जाम्पल आएगा या कोई और भी इस तरह का एग्जाम्पल आया जहाँ पे सिमेट्रिकल कंपोनेंट सर्कुलर फैशन में अरेंज है और वो अरेंजमेंट फ्लिप हो सकता है, तो उस केस में हमें हमेशा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को सेम मानना होता है अरेंजमेंट को। और उस केस में हमारा आंसर क्या होता है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है? n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, अगर हम सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं तो। और अगर हम आउट ऑफ n r चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं तो npr अपॉन 2r हो जाता है वो, जैसा कि हमने अभी फॉर्मूला और उसके डेरिवेशन में देखा था ये। ये हमारा पूरा बैकग्राउंड होता है नेकलेस प्रॉब्लम का। अब एक नेकलेस प्रॉब्लम एग्जांपल यहाँ पे जैसे दिया हुआ है उसको कर लेते हैं। तो स्ट्रेट अवे फॉर्मूला बेस्ड है दैट हाउ मेनी नेकलेस ऑफ 12 बीड्स ईच कैन बी मेड फ्रॉम 18 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। मतलब क्या है, हमारे पास 18 बीड्स है, बट इसमें से हमें पूरे के पूरे 18 बीड्स का नेकलेस नहीं बनाना, हमें 12 बीड्स का नेकलेस ही बनाना है। ये एक तरीके से वही प्रॉब्लम हो गई कि आपके पास n चीजें हैं, आपको n में से r चीजों का अरेंजमेंट करना है सर्कुलर फैशन में, और नेकलेस है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम होगा। हमारा फॉर्मूला क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए? npr अपॉन में 2r। ये करके आ जाएगा 18p12 अपॉन 2 इंटू 12। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये npr का फॉर्मूला होता है, और नीचे आ जाएगा 24। इसको सॉल्व करके जो भी नंबर आएगा वो हमारे वही नंबर होगा दैट नंबर ऑफ नेकलेस दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन कंडीशन। This is all about the circular permutation and its fundamentals. We will take some more problems in the further sessions. Let us wrap up this session. Please subscribe the channel, like it, and tap the bell button to get notification for further lectures. Thank you and have a nice day.